आने में। आरपी सिंह, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है, 48 साल पुरानी घटना आप याद दिला रहे हैं। आपने तो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। 34,988 लोग अरेस्टेड थे मीसा के अंदर, बता दिया। हाँ, नहीं, सारे फिगर्स 75,818। जी 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 जी, टोटल फिगर की बात नहीं कर रहा मैं, मीसा स्पेसिफिक है वो फिगर तो आपने बताई दी हुई, 1,10,000 के ऊपर लोग टोटल अरेस्टेड, उसका इशू नहीं जी। इशू उसी मीसा के नाम पर अपनी बिटिया का नाम रखा था लालू यादव ने मीसा। कोई आदमी अपनी बिटिया का नाम रखता है तो इसलिए याद करता कि वो याद रहे, तहे जिंदगी याद रहे। हालांकि अब वो भूलना चाहते हो, मजबूरी उनकी हो, भ्रष्टाचार के चलते भूलना चाहते हो, अलग बात है, परंतु याद रहती है। मुझे अपना याद है, मैं किसी और क्यों बताऊं। मैं 1970-76 की बात है, मैं इमरजेंसी के खिलाफ लीफलेट डालता था हैंडबिल में और डरता था कि स्कूल में पढ़ता था। और इतना कुठारा घाट था कि सोच नहीं सकते आप। दूध की लाइनें, मिट्टी के तेल की लाइनें, हालत खराब थी, आम जन की हालत खराब थी। तो ये सबको याद है, सब कोई भूले नहीं। परंतु जो मूल बात जो सुधांशु त्रिवेदी जी का जो आपने जिक्र किया वो डीएनए में है। वो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मिसेस गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई, सबको जानकारी, ये उसको ठीक मान रहे हैं, उसको ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं हमने इमरजेंसी लगाई, वहाँ पर हालत ऐसी थी देश के अंदर। सर 1986 के अंदर पोस्टल बिल लेकर आए थे श्रीमान राजीव गांधी, आपको याद हो तो। क्यों लेकर आए थे कि किसी भी अगर के पास डाक, अगर संदीप भाई की कोई डाक आएगी उसको वह पहले खंगालेंगे और उसको ठीक लगेगी तो भेजेंगे, तो नहीं भेजेंगे। ये था पोस्टल बिल 1986 का। 1987 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बोफोर कांड के ऊपर बोलना शुरू किया था। एक्सप्रेस पूरा क्लैम डाउन कर दिया गया था। लगभग 37 दिन एक्सप्रेस अखबार खोला नहीं था, और जिस दिन पहले दिन खोला था उस दिन पहले दिन आर्टिकल था, दम में कितना दमन में तेरे, देख लिया देखेंगे। ये था संपादकीय उस दिन का। तो सबको जानकारी आपके डीएनए में। साहब आप कैसे छोड़ सकते हो अपने डीएनए को, और वह निरंतर परिलक्षित होता है। वही डीएनए की आपके आने से पहले वही तो जिक्र कर रहे थे केसी त्यागी साहब कि अब वो डीएनए, उसका रिफ्लेक्शन बीजेपी हो गई है। ये शासन उस तानाशाही अधिनायकवाद के खिलाफ ये गठबंधन बन रहा है जी, और ये इसीलिए आपकी मजबूरी हो गई कि 75 की याद दिला रहे। जी जी, उस समय जितनी विपक्षी दल थे, इंक्लूडिंग त्यागी साहब, किसी विपक्षी दल के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला था क्या? कोई चोरी चकारी का मामला था? कोई बेईमानी का मामला था? कोई लोग जेल जा चुके थे? कोई लोग सजा हो चुकी थी कुछ लोगों को? क्या ऐसा तो नहीं था। सबके सब ईमानदार, साफ सुथरे लोग। वॉशिंग मशीन लगा रखी है, बाकी सबके दामन दागदार हैं। मैं दामन की बात करूं ना, जो लोग वही तो। अरे भाई, आपकी इतनी लंबी फेहरिस्त है, वो इतनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल मतलब वाजपेयी जी आपको मैं दोस्त मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, व्यापम घोटाला, चक्की पी सिंह वाले अजित पवार सुबह उप मुख्यमंत्री आप बना देते हैं। बहुत लंबी केस। जी धन्यवाद आपका। वाजपेयी जी आपको हर डिबेट के ऊपर उत्तर देते हैं, कोर्ट के आदेश के मैं आदेश सुना कर, पर आपको तो वही घूम फिर कर उसी बात पे जाना है, क्योंकि आपको जो वाजपेयी जी जो वकील हैं उनकी बात नहीं सुननी। आपको एक प्रोजेक्शन देना करते देवेंद्र फडणवीस कहते थे, सर एक मिनट सुन तो लीजिए संदीप भाई, एक आपने नारायण राणे को जेल में डालेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे आप जेल में डालने वाले थे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट। लालू यादव जी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो हमारी सरकार के हाथ वो चला था क्या? पहले के मुकदमे चल रहे हैं। या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो मुकदमे बेल पे हमारी सरकार के हाथ वो चला गया, वो पहले के मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जिसको जो रो रहा है, जो तंग हो रहा है, वो दो साथी उसके जेल में हैं, वो इस सरकार के रहते हुए, और उसमें भी वह कोर्ट जाकर चलेगा, और कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर सुन लेनी चाहिए। और मैं चाहूंगा मैं वापस कह रहा हूं, आपको हर बार कहता हूं, जिस मुकदमे में आपको जरूरत हो आप वाजपेयी, अरे एक मिनट सुन तो उन्होंने जी, वाजपेयी जी को हायर कर लीजिए, इनकी जो फीस होगी मैं आपको पे कर दूंगा। इनकी फॉर्मल फीस मैं आपको पे कर दूंगा, पर ऐसे नहीं, क्योंकि बिना बात के सीबीआई, आईटी जो ये 3 तिलंगे हैं, ये विपक्ष के पीछे ही क्यों छोड़ रखे? अगर चोरी विपक्ष करेगा तो विपक्ष के पीछे जाएंगे। लालू यादव जी के पीछे हमने थोड़ा डाला था जब चारा घोटाला करने चले गए थे। वो उन्होंने तब यूपीए की सरकार थी सेंटर में, तब उन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे। 79% इजाफा हो गया है राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होने में। सर आपको शायद ध्यान नहीं, आपका डेटा गलत है। आप भूल गए जब न्यूक्लियर डील के बाद जो हुआ था, कितने हजारों लोगों के ऊपर एक झटके में मुकदमे दर्ज हुए थे। जरा अगर डेटा दीजिए ना, मैं आपको पूरे डेटा दे देता हूं। 79% का इजाफा हुआ है। सर मैं भी आपको मैं एक मिनट, आप डिबेट जारी रखेंगे, मैं आपको डिबेट जारी करते करते मेरी अगर मेमोरी ठीक है, 75,000 के लगभग लोग थे जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था तमिलनाडु के अंदर, सिर्फ एक मामले के अंदर। तो
ये मत बताइए हमें राज्यों की आवाज दबा देते हैं आपने मीडिया का 86-87 का भी जिक्र संदीप किया। भाई, आप रोज हमको कोई एक दिन ऐसा होता है जिसने ये मतलब पुराने जमाने में कोई ऐसा गोदी मीडिया नाम का शब्द जान हुआ था क्या? भाई आप कि सरकार की गोदी में बैठा है। एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप हमको बख्शते हो, हम तो फिर भी आते हैं आपके पास और ये कहते हैं इनके पैनलिस्ट जाते नहीं डीडी पे। आज भी इनका कोई ना कोई पैनलिस्ट दूरदर्शन पे होगा और मैं पूरा रिकॉर्ड निकाल कर दे दूंगा जब इनके पैनलिस्ट लगातार दूरदर्शन पे जाकर डिबेट करते हैं। तो ये खामखा में मिथ बनाना, परंतु जो सच है मिथ्या बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेना या काम से मतलब है? जहां वैसे प्रधानमंत्री, अच्छा मतलब देश की जनता, देश के पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते? आपने पूछा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल और पूछा था कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या कहना है? केवल मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे चलाना ही पड़ेगा। मुझे तो हम तो पूछते थे ना, सवाल पूछते थे ना। सुनिए ना सर, अमेरिका जाते हैं प्रधानमंत्री तो 2 सवाल तो ले लेते हैं, यहाँ तो 2 सवाल भी नहीं लिए 9 साल में। जी धन्यवाद। परंतु अभी जो आलोक भाई पेगासस की बात करते कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर पेगासस लगा, तो सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस छोड़ते क्या अगर पेगासस उनके ऊपर लगा होता? बिना बात के एक झूठ का आडंबर रचना, झूठ की बात बढ़ाया जाना, एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो आपको लगेगा सच लोग मानेंगे नहीं सर आपके कहने पर। परंतु जो सच है, इमरजेंसी में जितनी यातनाएं कांग्रेस राज ने की, और इमरजेंसी किसी राजद्रोह के चलते नहीं लगी थी, इमरजेंसी लगी थी इसलिए क्योंकि मिसेस गांधी को पता हुआ सत्ता से बाहर हो गई थी, कोर्ट का फैसला था और उस जज के साथ जो हुआ था खन्ना साहब का सबको जानकारी है। परंतु कोर्ट के फैसले के चलते उनके खिलाफ एक कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के चलते पूरे देश को उन्होंने काले अध्याय में जोड़ दिया था। अब इसमें मैं एक सवाल और ले लेता हूं और मैं अल्पसंख्यकों की बात करूंगा। जी जरूरी है, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और मैं वो जो मैं ही आता हूं, सचमुच तो मैं ही आता हूं, बाकी नहीं आते जिनको आप गिनते हो। जो अगर देश में 14-15% वालों को थोड़ा अल्पसंख्यक मान लोगे, 1.4% वालों को मानो आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। मैंने 84 के दंगों का वो दंश देखा भी है। दंगे नहीं, कत्लेआम बिल्कुल, मैं उसमें सेम पेज पर आज की तारीख में जो अल्पसंख्यकों की वो जो 14-15-16% की आप बात कर रहे हैं, जो सिख भाइयों के साथ हुआ और जो वो जितने खौफजदा थे और शक की निगाह से उनको सबको खालिस्तानी, सबको आतंकवादी की निगाह से देखा जाने लगा था, वही काम आज मुसलमानों के साथ नहीं हो गया है। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपका नैरेटिव गलत है और आप गलत नैरेटिव, आप अपने चैनल से गलत नैरेटिव पढ़ा रहे हैं और आप देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको, मुझे कोई कहने को गुरेज नहीं है। आज जितनी भारत की सरकार की स्कीम्स हैं उसमें एक एक स्कीम उठा लीजिए, एक एक स्कीम के अंदर लगभग 30%, एक जगह तो 37% भी मुद्रा योजना में। कितने मंत्री हैं? अरे सर फिर वही आप, अरे मैं आपको अभी बात तो पूरी नहीं, तो 30% से ज्यादा। अरे सर एक मिनट रुकिए ना, 30% से ऊपर लाभकारी जो है भारत की हर स्कीम का वह मुसलमान है, और जबकि जनसंख्या 14.5% बांट रहे हैं, बांट रहे, हिस्सेदारी दे रहे हैं। बात हिस्सेदारी की बात है। और हिस्सेदारी कहां है? अरे हिस्सेदारी है ना जी, जो भारत की स्कीम है, जो भारत सरकार की स्कीम है, मुद्रा है, उज्ज्वला है, सिर पे छत है, वो आयुष्मान भारत है, वो किसान सम्मान निधि है, हर स्कीम के अंदर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। 1.5% आपने सही कहा, आप सही मायने में अल्पसंख्यक हैं। 1.5%, 1.4% आबादी आपकी हिस्सेदारी है सरकार में, मंत्री हैं सिख। सर हिस्सेदारी इस कारण से नहीं है कि वह सिख हैं, हिस्सेदारी इसलिए कि उनकी काबिलियत के कारण से है। मतलब मुस्लिम समुदाय में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। जो सरकार में जो काबिल होगा उसकी हिस्सेदारी होगी, और जब तक थे तब तक थे भी इसमें आप उसमें सरकार की हिस्सेदारी से नहीं। बात यह कि सरकार की किसी स्कीम में यह तय है कि नहीं मुसलमान है तो उसको मत दो स्कीम, या ये हिंदू तो इसलिए स्कीम दो। ये होता था अखिलेश यादव के राज में कि मुसलमानों का मोहल्ला तो बिजली जाएगी, हिंदुओं का मोहल्ला तो बिजली नहीं जाएगी, ये होता था। परंतु आज ये कहीं नहीं है, ना किसी को शक की निगाह से देखा जाता है। हर मुस्लिम उतना ही भारतीय जितना आप और मैं देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जाते। आप और मैं है, और शक की बात करते हो तो अभी राहुल गांधी गए थे कैम्ब्रिज के अंदर, जाकर कहते हैं एक सिख बच्चे को उंगली की तरफ इशारा कर, और मेरा चैलेंज दे रहा हूं मैं राहुल गांधी जी को, बोला हिंदुस्तान में बोले मैं तुरंत वाजपेयी जी को फीस देकर हायर कर उनको कोर्ट के अंदर रगड़ूंगा उनको। तो क्या कहा उन्होंने सिख बच्चे को, तुम द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो, जिसके बाप ने 3 यार सिखों का कत्लेआम किया, वो कहता है सिखों को कोई आप द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर, आपको कॉन्टेक्स्ट लगता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है। एक विपक्षी नेता विदेश में जाकर सिख बच्चों को उकसाता है, और उसके चलते हुए यहाँ पर अमृतपाल कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, वही भाषा यहाँ पे यूज करते हैं। क्विक रिस्पांस करना चाह रहे हैं क्योंकि गंभीर आरोप लगाया है। एक मिनट, आरोप नहीं, अभी ये जीपीएस सिद्धू की किताब पढ़ लीजिए कृपा कर। देखिए एक किताब से नहीं होता है। नहीं, अरे नहीं, आरपी सिंह वो रॉ का अधिकारी था जीपीएस सिद्धू, मिसेस गांधी